अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो माशाल्लाह काफ़ी आ गए। नमाज की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हुआ, तो इसीलिए मैंने मैसेज कर दिया था कि 10 मिनट बाद शुरू करेंगे, क्योंकि जुम्मा थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। चलें भाई, हम लोग लास्ट जो क्लास में बात कर रहे थे वो हमारी चल रही थी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स की। अब हम बात करते हैं अपने, और अगला टॉपिक है हमारा, वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है भाई, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो शुरू करते हैं भाई टॉपिक को। अच्छा जी, बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, बिल्कुल मैं आज ही सेंड कर दूंगा पीडीएफ, बल्कि आज क्या मैं अभी सेंड कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटे रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर तो दी मैंने, कल ग्रुप पे किया ना, कल मैंने सेंड। आप लोग ग्रुप देखा करो ना भाई, मैंने कल ग्रुप पे सेंड किया। इंडिविजुअली सबको एक एक को तो नहीं कर सकता ना मैं, उसके लिए तो मेरे पास सबके नंबर भी सेव नहीं है, तो इसीलिए मैंने ग्रुप पे, उस ग्रुप पे सेंड किया जो आप लोगों ने बनाया है। मैंने हमारे कोचिंग वाले ग्रुप पे नहीं सेंड किए। और अगर आप उस ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो भाई ऐड हो जाए। सर उसके एडमिन कौन है सर? एडमिन कौन है उस ग्रुप के? अभी देख लेते हैं भाई, एडमिन कौन है उस ग्रुप के। शौकत शायद। आप भी है सर। मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ एडमिन। ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, अगर कोई नहीं है ऐड तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों ग्रुप का एडमिन होऊंगा, और नहीं हूँ तो भाई लड़कियों के ग्रुप में भी मुझे एडमिन बना दिएगा, ताकि जो अगर कोई आए तो मैं उसे ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो एक वो ग्रुप हो जाएगा ना, तो ये मसला पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो वो ग्रुप है जो कोचिंग का बना हुआ है, उसमें मसला ही होता है भाई कि वहाँ पे सारे टीचर्स हैं, फिर वहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ बायो का स्टूडेंट भी है, वहाँ कंप्यूटर का स्टूडेंट भी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं कि हमारी नज़र से गुजर जाता है मैसेज, तो उसी चक्कर में हम जो है वो छोड़ देते हैं। अब जब हमारा अपना एक ग्रुप बना होगा ना, तो उसमें हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं ना भाई। मैंने ग्रुप की वीडियोस वहीं सेंड कर दी, मैंने लेक्चर भी वहीं सेंड कर दिया, किसी को कोई मसला हुआ वहीं पे पूछ लिया, वहीं पे डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, इसके अलावा मुझे कोई चीज़ मिली न्यूमेरिकल से मुताल्लिक, या कोई मुझे फाइल मिली, मैंने वो भी वहाँ सेंड कर दी, तो ये आसानी होगी। तो भाई जो जो नहीं है उस ग्रुप में ऐड, बराए मेहरबानी मुझे जो है वो मैसेज कर ले, मैं ऐड कर दूंगा। ये ले लें भाई स्क्रीनशॉट। और मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की, कहाँ की है? मेन ग्रुप पे की है जो कोचिंग का है। हाँ जी, ये कल का, और कल की वाली पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, टॉपिक शुरू करते हैं आज का। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड शुरू हो रहा है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब यानी वो क्रिस्टल किसे कहते हैं जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, ठीक है। पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो, जो हमने अभी 7 सिस्टम पढ़े उनमें से कोई एक सिस्टम हो। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो फिक्स होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी प्योर होते हैं ना ये, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स है। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है आपने। पहली बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स स्ट्रक्चर होगा, यानी जब हम उसे तोड़ेंगे तो वो उसी सिस्टम के हिसाब से टूटेगा। दूसरी बात कि इसके अंदर जो है वो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। तो दो बातें बड़ी अहम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली बात फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी बात ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो इनका स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्रिकल यानी फिक्स है उन 7 सिस्टम में से, और हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स है। चलें, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश किया गया अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स। किसके हिसाब से किया गया? नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से। मुझे बताएं, आप लोगों ने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े अब तक? आपके जहन में क्या लगता है कौन कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट मैंने इससे बॉन्ड, पहले आयनिक बॉन्ड, हाँ, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा डायरेक्ट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तीन है ठीक है, इसमें। 3 हो गए। डायरेक्ट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड 4 हो गए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। जो मैंने क्लास फिजिकल क्लास चल रही थी उसमें मैंने बताया था कि 4 तरह के हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं, और वो है हमारा आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव, और मेटेलिक बॉन्ड। इसी तरह से इन्हें हम इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन भी कहते हैं, मैंने ये बात भी बताई थी। और एक होती है इंटरमोलिकुलर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था, वैन-डर-वाल्स फोर्स बताई थी। तो 2 तरह की फोर्सेस। तो नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से इसमें से जो 4 केमिकल बॉन्ड है उनमें से 3 टाइप के क्रिस्टल तो पाए जाते हैं। पहला क्रिस्टल जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है आयोनिक क्रिस्टल्स। पहला क्रिस्टल हमारा कौन सा कहलाता है भाई? आयोनिक क्रिस्टल कहलाता है। दूसरा क्रिस्टल्स का जो टाइप है वो हमारी पहला कहलाती है कोवेलेंट क्रिस्टल्स। अब आयोनिक क्रिस्टल तो बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट क्रिस्टल तो बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। तीसरा मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक क्रिस्टल तो क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक क्रिस्टल को एक और नाम से जाना जाता है और वो कहलाते हैं क्या? एटॉमिक क्रिस्टल्स। क्योंकि ये एटम्स होते हैं, अकेले होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन्हें एटॉमिक क्रिस्टल भी कहते हैं। और चौथा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आपको क्या लगता है, क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होंगे? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होते हैं। मॉलिक्यूलर किसकी वजह से? जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, इनकी वजह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। जैसे पानी से बर्फ बनता है ना भाई, अब पानी से जो बर्फ बना, बर्फ इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, बर्फ क्या है? एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। क्यों है भाई मॉलिक्यूलर क्रिस्टल? क्योंकि जब हम पानी को फ्रीज करेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। जब वो सॉलिड हुआ तो उसने एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया। तो वो जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गई मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एग्जांपल। आइस, बड़ी आम एग्जांपल दी मैंने बर्फ की। मेटेलिक क्रिस्टल कोई भी ले लो भाई, मेटल कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल लोहा है, आयरन मेटेलिक क्रिस्टल है। उसका एक फिक्स शेप है, उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है।
आप कॉपर ले लो, आपको एल्यूमिनियम ले लो, मैं वो बता रहा हूँ जो आपने देखे। एल्यूमिनियम, कॉपर देखा है, आयरन देखा है, ठीक है, ये तीन जो है वो हमने जरूर देखे होंगे। तो ये जो मेटालिक मेटल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। फिर आ जाते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स के ऊपर। कोवेलेंट क्रिस्टल्स क्या होते हैं भाई हमारे, कोवेलेंट क्रिस्टल्स जैसे डायमंड है। डायमंड क्या है, एक क्रिस्टल है ना, एक हमारे पास कार्बन की फॉर्म है। तो जो डायमंड है हमारा वो क्या है, एक कोवेलेंट क्रिस्टल है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स। डायमंड के अलावा और कौन है, डायमंड के अलावा हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है। बेटे अभी पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में। नहीं बेटे कल भी कोचिंग नहीं आना, इस पूरे हफ्ते फिजिकल नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन होगी। ठीक है, कल भी ऑनलाइन होगी, ये मैं क्लास में बता देता हूँ कि फिजिकल नहीं होगी भाई, ऑनलाइन होगी। कल भी मैंने ये बताया था कि पूरा हफ्ता ऑनलाइन होगी। अगर बुलाना हुआ तो सैटरडे को बुलाएंगे, बट इरादा नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है वो कल भी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, और हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होती है ट्यूसडे को। आज माशाल्लाह सारे बच्चे मौजूद हैं, आज नज़र आ रहे हैं तकरीबन 18 बच्चे हैं। तो भाई आज सुन लो आप लोग ये बात कि हमारी ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, 8 साढ़े 8 तक शुरू करता हूँ मैं और 1 घंटा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो हमने ट्यूसडे डिसाइड किया था, सबने इत्तेफाक करके कि सर ट्यूसडे को ले लिएगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्लास थोड़ा जल्दी ले लूँ, क्योंकि मैं पिछले ट्यूसडे को ना 7:30 बजे फ्री हो गया था, तो 7:30 बजे भी ले सकता हूँ मैं क्लास। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, आप लोग क्या कहते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा। सर वही टाइम सही है सर। वही टाइम सही है, चलो भाई। देखो मैं जी क्लास रखने से पहले सबसे पूछ लेता हूँ, इसीलिए मैं अपनी मर्जी नहीं चलाता। अच्छा एक चीज ये हो गई कि भाई एक्स्ट्रा क्लास की बात भी हो गई, और अब कल भी हमने ऑनलाइन ही पढ़नी है क्लास। ठीक है, कल भी ऑनलाइन ही होगी, कोई फिजिकल विजिकल नहीं आना, डिस्टर्बेंस होती रहती है। 10 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, फायदा ही नहीं होता फिजिकल बुलाने का। तो अब आता हूँ आयोनिक क्रिस्टल के ऊपर। आयोनिक क्रिस्टल जैसे नमक, NaCl। ठीक है, NaCl हमारे पास क्या है, एक आयोनिक क्रिस्टल है। देखा होगा आपने, नमक तो देखा ही है ना। तो नमक के अंदर यानी NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखने में लग भी रहा होता है। तो NaCl यानी जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ NaCl की बात नहीं कर रहा, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, ये जितने भी हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो सारे आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है भाई, तो अब इनको हम एक स्टेप वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात लिखनी होगी हमने, बल्कि ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आयोनिक क्रिस्टल्स को भाई। तो मेन हेडिंग हमारी बन जाएगी क्या, आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल समझने से पहले आपको आयोनिक बॉन्ड का समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ, पहले मैं आपको तीनों बॉन्ड्स पढ़ा देता हूँ, चारों बॉन्ड्स पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ आयोनिक बॉन्ड। हालांकि ये चैप्टर नंबर 4 में हमारे इस साल, और वो रिड्यूस सिलेबस में से निकाल दिया गया है इस साल, तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। इतना बताऊंगा 5 मिनट में तीनों कवर हो रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है किसके दरमियान, मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान, ये बात याद रखना। एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, हमारे पास बॉन्ड क्या बनेगा, आयोनिक। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड आयोनिक बनता है। अब आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक चीज दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देकर, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड।
ठीक है भाई। आयोनिक बॉन्ड के बाद अगर मैं आऊं तो हमारा बॉन्ड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। बेटे लिख के भेज दूंगा, मेरे पास लिखी भी होगी, मैं भेज दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कहलाता है नॉन मेटल टू नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगा। जैसे H2 बनता है ना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है आपस में, बॉन्ड क्या बनेगा? कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद क्या होता है? म्यूचुअल फ्रेंड्स तो आप सबको पता होगा ना। म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना फेसबुक पे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, सही है, और शौकत है, और शौकत और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड होगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब कि दोनों ने एक दूसरे से शेयरिंग की हुई है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की आपस में नहीं, एक के एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या की हुई है? शेयरिंग की हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल बाहिमी। तो वो जो शेयरिंग होती है, ये शेयरिंग जो होती है ये कहलाती है म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। फिर आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं और इसे लोन पेयर भी कहते हैं। अब किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन फारिग पड़े हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अमोनिया है ना, तो अमोनिया के पास ये दो हाइड्रोजन लगे हुए, एक ये और एक ये हाइड्रोजन लगे हुए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। अब ये किसी को दे सकता है, किसको देगा? जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन लेने की जगह होगी। अब जैसे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के बाद इलेक्ट्रॉन लेने की जगह होती है, तो ये अपना पूरा ये वाला पेयर उठाकर किसको दे देता है? हाइड्रोजन को दे देता है। तो जब ये अपना पूरा पेयर हाइड्रोजन को देता है तो इसके दरमियान यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भाई? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिए मैंने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 रुपए और किसके पास भाई? हमजा के पास 8 रुपए। ठीक है, अब हम दोनों को एक जगह जाना है और 10-10 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या करूंगा मैं? मेरे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा थे, यानी दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मैंने बोला हमजा तुम ये ले लो। अब हमजा और मेरे दरमियान बॉन्ड क्या बन गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। क्यों? मैंने दोनों उठा के दे दिए। समझ गए भाई बात? तो इस तरह की शेयरिंग जिसमें एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के चला जाए या पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक अपना उठाकर किसी और को दे दे, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और आखिर की बात करता हूं मेटेलिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के दरमियान में। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बनता है मेटल का पॉजिटिव आयन और उसके ही इलेक्ट्रॉन के दरमियान। मेटल का पॉजिटिव आयन अब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी ना, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी, और भी इलेक्ट्रॉन दूंगे। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? हमारा मेटालिक बॉन्ड। तो 4 किस्म के बॉन्ड होगा। ठीक है, जिसमें से हमने 3 को डिस्कस करना है। कौन 3 डिस्कस करेंगे हम? आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक को। नहीं नहीं, सर लिखना नहीं मुझे है ये कोई। कंफ्यूजन है, क्या चीज? ये कोलेन बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या? ये जो कोलेन बॉन्ड है ये सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है या हाँ, नॉन नहीं नहीं, मेटल और जैसे नॉन मेटल और? नॉन मेटल के बीच में ही होगा। नॉन मेटल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, HCl है, H भी नॉन मेटल, Cl भी नॉन मेटल, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट। NaCl है, एक मेटल एक नॉन मेटल, इनके दरमियान बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक।
है ना, CO2। अब कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, इनके दरमियान बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट। ठीक है, और मैंने बनाया Na2O। अब मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक। आयनिक। ठीक है, समझ गए। सर अभी जो Na2 है, डाई सोडियम, हाँ, ये डाई तो सोडियम ऑक्साइड। ये तो एक मेटल है, सिर्फ नहीं Na2 डाई सोडियम। अब Na2 ये नहीं होगा, होगा क्या, यहाँ कहानी क्या होगी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, एक Na, एक Na पे प्लस चार्ज, दूसरे Na पे प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पर -2। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उससे बनेगा ये। ओके सर। ठीक है, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो एक ने एक इसको दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, तभी तो इसके बाद -2 आया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सोडियम और सोडियम के बीच में ही हो सकता है म्यूचुअल शेयरिंग। नहीं हो सकती ना, क्यों, सोडियम तो दे रहा है ना, तो अच्छा दूसरा ठीक है। सोडियम भी देगा। अब एक है उसकी आदत ही इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो लेगा नहीं। अच्छा हाँ, मेटल्स हमेशा देते हैं मेटल्स और हमेशा नॉन देते हैं। मेटल्स हमेशा। हाँ सही, हाँ, थैंक यू सर। हाँ, नहीं कॉपी नहीं करना साकिब, कॉपी नहीं करना। अच्छा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है भाई, मेटेलिक बॉन्डिंग दोबारा बताता हूँ। हाँ बेटे, भेज दूंगा ग्रुप पे, भेजूंगा ग्रुप पे, ऐड नहीं हो मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड दोबारा सुन लें कि मेटल के पास, मैंने अभी देखो यही बात हुई, मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं कि भाई यहां पर मेरे पास क्या है, मेटल के आइंस मौजूद हैं। ये एक मेटल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेटल का, कॉपर मेटल का वायर है। ठीक है, इनमें बीच में क्या मौजूद है, इनके पास मौजूद होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समंदर वाला सी है ये। ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। अब होता क्या है इनके दरमियान कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी ना। हाँ भाई, हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ई पर इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है भाई, ई नेगेटिव का मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन है। है ना, अब मैट पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन हो रही है, अब पॉजिटिव आइन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्शन है, उसे मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो मेटल के अंदर ही एक तरह की एक अट्रैक्शन है ना, अब ये अंदर ही है ना, इंट्रा होगा ही ना। एक मेटल का वायर है फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर, उस कॉपर वायर के अंदर ये पॉजिटिव आइंस मौजूद हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इनके दरमियान इस अट्रैक्शन की वजह से इन्हीं के अंदर एक बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, -1 और +1 क्या मतलब भाई, समझा नहीं मैं। हाँ, हर मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ऑब्वियस है, हर मेटल में होगी। अब सोडियम का मेटल है, उसके अंदर भी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। एक आयरन का पीस रखा हुआ, उसके अंदर भी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। एक कॉपर वायर है, उसके अंदर भी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। एक एल्युमिनियम की खिड़की लगी हुई है, तो उस एल्युमिनियम के अंदर भी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है भाई, तो मेटालिक बॉन्डिंग तो हर मेटल में होगी, तभी तो मेटालिक बॉन्डिंग कह रहे हैं ना। जैसे हर आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होगा, वैसे ही हर कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह हर मेटालिक कंपाउंड में मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है भाई,
तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, आयोनिक क्रिस्टल्स पर। अब अगर मैं डिफाइन करूं आयोनिक क्रिस्टल्स, तो डेफिनेशन क्या लिखूं मैं अब आयोनिक क्रिस्टल्स की? क्या होंगे आयोनिक? अब आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आया ना? आयोनिक बॉन्ड क्या होगा भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आयोनिक बॉन्ड में एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल पे पॉजिटिव और नॉन मेटल पे नेगेटिव। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस सॉलिड, अब लिखना है भाई आपने, दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ positive and negative ions held together by electrostatic force। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझाया, मैं ले रहा हूं दोबारा NaCl की ही एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें Na पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल भाई, यहां पर Na पॉजिटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहां क्या आना चाहिए? Cl नेगेटिव। फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहां कौन आएगा? Na पॉजिटिव। फिर Na को बैलेंस करने के लिए नीचे आया Cl नेगेटिव। फिर Cl नेगेटिव को फिर उल्टे हाथ पे गया बैलेंस करने के लिए, आया Na पॉजिटिव। फिर Na पॉजिटिव को सामने बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? Cl नेगेटिव। फिर Cl को इधर बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? Na पॉजिटिव। फिर Na पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? Cl नेगेटिव। ठीक है भाई, तो ये बैलेंस हो गए। अब इसमें एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? बैलेंस। और इन दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। तो इस पकड़ने की वजह से इनके अंदर जो बॉन्डिंग हुई वो हो गई आयोनिक। और इन्होंने जो क्रिस्टल बनाया वो कौन सा बनाया? आयोनिक क्रिस्टल बनाया। ठीक है बेटे, और कोई एग्जाम्पल दूं कह रही हैं आप? और क्या एग्जाम्पल दूं? आप लोग ये बनाइएगा अपने पास। हम सोडियम फ्लोराइड ले लें, हम कैल्शियम ब्रोमाइड ले लें, और सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड ले लें, हम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड ले लें। जी बिल्कुल बेटा, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड के अंदर Na पॉजिटिव मेटल है और Cl नेगेटिव नॉन मेटल है। अच्छा जी बेटा, आप कह रही हैं तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हम ले लेते हैं अब
कैल्शियम सॉरी पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, KBr ले लेते हैं। चलो अब K पे पॉजिटिव चार्ज है, Br पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं इसका भी सिस्टम बनाता हूं, एक काम करता हूं, ऊपर मैंने बनाया था उसको ले लेता हूं यहां से मैं। अब यहाँ पे एक जगह पे पोटेशियम लगा देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लगा दिया भाई, यहाँ आ गया K पॉजिटिव। तो अब इस K पॉजिटिव को नीचे बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Br नेगेटिव। फिर Br नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, K पॉजिटिव। फिर K पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, Br नेगेटिव। फिर Br को बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव। फिर K पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए Br नेगेटिव। फिर Br नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव। फिर K पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए Br नेगेटिव। तो ये एक और एग्जांपल हो गई। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर अपने पास बना लिएगा ताकि याद रखने में आसानी हो। अब KBr में K मेटल है, तो K पे पॉजिटिव चार्ज, और Br नॉन मेटल है, उस पे नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई। तो हेडिंग बनाइएगा प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स हो के आयोनिक क्रिस्टल्स हो, आयोनिक कंपाउंड यानी जहां टर्म आयोनिक वाली आ रही है ना, याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि दोनों आइंस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है। उस अट्रैक्शन को तोड़ना मुश्किल है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हमेशा आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अगले साल जो है वो ये दोबारा बात रिपीट होगी, चैप्टर नंबर 3 होगा सेकेंड ईयर का, तो वहां पर जो है वो ये बात आएगी। चैप्टर 2 में भी ये बात आएगी अगले साल। वहां पर हम एक सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, और NaCl का वहां मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो 801 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो 801 यूज होता है टेम्परेचर इसका। अच्छा जी, दूसरा, these solids are hard। नहीं भाई, MCQs टाइप नहीं होगा पेपर, ठीक है, क्योंकि कल जो है वो उन्होंने मॉडल पेपर दे दिया है, किसका, मैट्रिक का, 9th मैट्रिक का। और मॉडल पेपर में कहीं भी पूरा पेपर MCQs बेस्ड नहीं है, तो इसका मतलब पेपर MCQs बेस्ड तो नहीं होगा, सही है। अच्छा, these solids are hard and brittle। ब्रिटल का मतलब होता है इजी टू ब्रेक। जी जी भाई, सेकेंड ईयर में भी केमिस्ट्री होगी, क्यों नहीं होगी। These solids are hard, ये हार्ड है, और ब्रिटल, ब्रिटल कहते हैं जो आसानी से टूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब ने
नमक तो देखा होगा, नमक आता है एक हमारे पास पिंकिश कलर का ना, जैसे हम लाहौरी नमक भी कहते हैं। वो नमक पे अगर आप हैमर मारें या कोई फोर्स अप्लाई करें किसी भी तरह से, या ऊपर से नीचे फेंक दें, तो फौरन से टूट जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये क्या है, इजी टू ब्रेक, आराम से टूट जाता है। ठीक है। शुगर, खैर शुगर हमारा अलग आगे टॉपिक है, बट गुड़ को देख लें अगर आप, नहीं अभी तक इनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं दिया उन्होंने मॉडल पेपर, और वो देंगे भी नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मॉडल पेपर, क्योंकि पेपर पैटर्न 2017 में चेंज हुआ था ना, तो वो उन्होंने उसी वक्त दे दिया था पैटर्न। तो अब तो खैर कोई पैटर्न आएगा नहीं, तो इसीलिए ना कुछ चेंज हुआ है, बस सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो नहीं, आयोनिक नहीं है, शुगर आयोनिक नहीं है। मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा था कि गुड़ भी आसानी से टूट जाता है ना, गुड़ भी टूट जाता है आसानी से, हाथ से ही तोड़ लेते हैं। ठीक है। तो यानी ये इजी टू ब्रेक, यानी ब्रिटल का वर्ड यूज किया जाता है इजी टू ब्रेक के लिए। तो जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड तो होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं। तीसरा पॉइंट, दे आर वेरी स्टेबल एंड हैव लो वोलेटिलिटी। क्या मतलब होता है वोलेटाइलिटी? वोलेटाइल का मतलब मैंने अभी वेपर्स पढ़ाता था, जब पढ़ा रहा था वेपर प्रेशर तब बताया था। वोलेटाइलिटी का मतलब होता है जो वोलेटाइल हो, यानी एवापोरेट हो जाएं। तो लो वोलेटाइलिटी का मतलब क्या हो गया कि ये एवापोरेट नहीं होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि नमक दान में नमक रखा है और वो खुद ही उड़कर चला जाए उन सुराखों से निकल के? कभी हुआ है? नहीं होता है ना। सबके घर में होता है ना नमक रखने के लिए एक, उसमें से कभी नमक तो नहीं उड़ा। तो इसका मतलब ये वॉलेटाइल नहीं है। तो इसीलिए आयोनिक क्रिस्टल्स वॉलेटाइल नहीं होते, तो उनकी वॉलेटिलिटी क्या होती है, लो वॉलेटिलिटी। अच्छा जी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस, नहीं बोल सकते वॉलेटिलिटी को, नहीं ये नहीं बोल सकते। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टन यानी पिघलावा, मेल्ट हुआ हुआ यानी मेल्टेड, और एक्वस का मतलब क्या हो गया, एक्वस का मतलब डिसॉल्व इन वाटर। तो ये अगर पानी में डिसॉल्व कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या अगर हम उसे डायरेक्ट मेल्ट कर दें और लिक्विड बना दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा करूं मैं कि एक नमक का पीस है मेरे पास लाहौरी, और मैं उसके पास जो है वो दो तार लगा दूं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला बैटरी से कनेक्ट करके, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें आयन की पोजीशन फिक्स है, वो मूव ही नहीं कर सकते। जब आयन मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। तो इसीलिए सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आया तो फिर मेटल भी तो सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है? सवाल आया भाई जहन में कि मेटल भी तो सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर रहा है। अब क्या करे भाई, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां लेयर्स बनी हुई होती हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए। वहां इलेक्ट्रॉन फ्री हालत में होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये फर्क है। क्यों? वहां इलेक्ट्रॉन फिक्स पोजीशन में नहीं है, यहाँ कहाँ है, फिक्स पोजीशन में। तो ये फर्क है।
आखिरी पॉइंट, और यहाँ पे फिर बात भी खत्म करूंगा मैं, क्लास लंबी हो गई। दे आर soluble in पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट से मुराद, पोलर से मुराद, जब भी कहीं बात पोलर की आ जाए तो पोलर का जो वर्ड आया वो पोल्स से आया, और पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोल्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो ना, आयोनिक कंपाउंड में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो डिसॉल्व भी किसमें होंगे? जिसमें क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसा होगा वैसे में डिसॉल्व होगा। जैसे पानी और तेल डिसॉल्व नहीं हो सकते, पानी और तेल डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। बट नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी आइंस हैं और पानी में भी आइंस बन जाते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात के हिसाब से दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। अगले जो हमारे 3 और हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल उसको हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। जिस रिकॉर्डिंग आज ही मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, और अगर कोई ग्रुप पर नहीं है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, क्लास को खत्म कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। Bye. अल्लाह हाफिज।